वेलकम टू बियॉन्ड नॉइज। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसकी शुरुआत तो एक वायरल वीडियो से हुई, लेकिन जिसकी जड़ें हमारी और आपकी रसोई तक पहुंचती हैं। हाल ही में महाराष्ट्र का एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग दूध में केमिकल्स मिलाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए ताकि दूध गाढ़ा दिखे। अभी सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये घटना भारत में फूड सेफ्टी रेगुलेशन की नाकामी और पब्लिक हेल्थ के लिए एक बड़े खतरे के बारे में क्या बताती है। आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद इसी मुद्दे की तह तक जाना है। हम समझेंगे कि दूध में मिलावट आखिर है क्या, ये क्यों होती है, इसके पीछे की व्यवस्था मतलब जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है और क्यों ये बार बार फेल हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, हम ये भी देखेंगे कि इसके लंबे समय में क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या कोई ठोस समाधान मौजूद भी है। ये सिर्फ दूध की क्वालिटी का सवाल नहीं है, ये करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य की नींव से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल, चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र वाले वीडियो की ही बात करते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें तो आती रहती हैं, पर इस एक वीडियो ने इतनी बड़ी बहस क्यों छेड़ दी? ये इतना अहम क्यों है? देखिए, ये इसलिए अहम है क्योंकि इसने उस चीज को हमारी आंखों के सामने ला दिया जो आमतौर पर छिपी रहती है। अच्छा। दूध भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स में से एक है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर घर में इसकी जरूरत है। इसलिए दूध में मिलावट कोई छोटी मोटी धोखाधड़ी नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक पब्लिक हेल्थ रिस्क है। ये एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि हमारे प्रोडक्शन, रेगुलेटरी कैपेसिटी और एनफोर्समेंट के ढांचे में जो गहरी समस्याएं हैं, ये उसका एक लक्षण है। तो असल में ये मिलावट है क्या? सुनने में तो सीधा साधा लगता है, पर सोर्सेज बताते हैं कि ये काफी सोची समझी प्रक्रिया है। इसमें मुनाफे के लिए दूध की क्वालिटी या मात्रा बदलने के लिए जानबूझकर कुछ मिलाना या निकालना शामिल है। जैसे सबसे कॉमन है वॉल्यूम बढ़ाने के लिए पानी मिलाना। हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से तो असली खेल शुरू होता है। जब आप दूध में पानी मिलाते हैं तो वो पतला हो जाता है। राइट। उसकी पौष्टिकता और गाढ़ापन दोनों कम हो जाते हैं। तो इस कमी को छिपाने के लिए दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये मिलावट करने वाले कोई भी चीज यूं ही नहीं मिला देते। इसके पीछे एक पूरा लॉजिक है, एक फंक्शनल लॉजिक है। जैसे आपने कहा, पानी मिलाया वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, लेकिन इससे दूध की सफेदी और झाग कम हो जाता है। और उसी सफेदी और झाग को वापस लाने के लिए डिटर्जेंट या सर्फैक्टेंट्स मिलाए जाते हैं। डिटर्जेंट? जी, डिटर्जेंट। फिर पानी से पतला हुए दूध को वापस गाढ़ा करने के लिए, उसकी विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए स्टार्च या आटा मिला दिया जाता है। ये सब सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव हैं ताकि दूध असली दिखे। और ये तो यूरिया वाली बात है, वो तो और भी खतरनाक है। मैंने पढ़ा कि बेसिक प्रोटीन टेस्ट में रीडिंग को झूठा बढ़ाने के लिए यूरिया या अमोनियम कंपाउंड्स मिलाए जाते हैं। मतलब ये तो सीधे सीधे टेस्टिंग सिस्टम को ही धोखा देने की कोशिश है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और ट्रांसपोर्ट के दौरान दूध खराब ना हो, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, इसके लिए फॉर्मेलिन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे खतरनाक प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है। ये सारी चीजें इसलिए चुनी जाती हैं क्योंकि ये सस्ती हैं, आसानी से मिल जाती हैं, और जो शुरुआती क्वालिटी चेक्स होते हैं उन्हें आसानी से बाईपास कर सकती हैं। तो ये कोई रैंडम काम नहीं है, ये मुनाफा कमाने के लिए एक सोचा समझा प्रोसेस है। मतलब ये सोचना गलत होगा कि ये काम कोई अकेला लालची वेंडर कर रहा है। बिल्कुल गलत। जब आप देखते हैं कि पानी मिलाने के बाद सफेदी के लिए डिटर्जेंट मिलाया जा रहा है और फिर प्रोटीन टेस्ट को धोखा देने के लिए यूरिया डाला जा रहा है, तो ये एक पूरी किट बन जाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक सोची समझी ऑर्गेनाइज्ड प्रक्रिया है जिसे सप्लाई चेन में कई लोग जानते हैं और अनदेखा करते हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण है इकोनॉमिक प्रेशर। किसानों से दूध कम मार्जिन पर खरीदा जाता है और ग्राहक भी ज्यादा दाम नहीं देना चाहता। ये तो है। इस माहौल में बिचौलिए जैसे दूध इकट्ठा करने वाले, ट्रांसपोर्टर, छोटे वेंडर्स ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। दूध ग्राहक तक पहुंचने से पहले कई इनफॉर्मल हाथों से गुजरता है और हर स्टेज पर मिलावट का खतरा बना रहता है। मतलब ये मिलावट सिर्फ दूध को पतला या गाढ़ा करने के लिए नहीं हो रही, इसमें डिटर्जेंट और यूरिया जैसे खतरनाक केमिकल्स भी मिलाए जा रहे हैं। ये सुनने में ही इतना डरावना है, तो जाहिर है इसका हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता होगा। बहुत बुरा। और असली खतरा ये है कि इसका असर तुरंत नहीं बल्कि लंबे समय में दिखता है। ज्यादातर इफेक्ट्स अक्यूट नहीं बल्कि क्रॉनिक होते हैं।
क्रॉनिक मतलब जो धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। लगातार डिटर्जेंट वाला दूध पीने से हमारी आंतों की परत को नुकसान पहुंच सकता है और पेट के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनका संतुलन बिगड़ सकता है, ओह, जिससे पाचन से जुड़ी समस्याएं होती हैं। और यूरिया और अमोनिया जैसे कंपाउंड्स का, ये तो शरीर के लिए जहर की तरह है। बिल्कुल, जब ये हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारी किडनी और लिवर पर इन्हें फिल्टर करने का बोझ बढ़ जाता है। हमारे ऑर्गन्स को इन केमिकल्स को प्रोसेस करने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जिससे वो धीरे धीरे कमजोर हो सकते हैं। और फॉर्मेलिन? फॉर्मेलिन जैसे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स तो पेट में सूजन और लंबे समय में कैंसर का खतरा भी पैदा कर सकते हैं। बच्चे और शिशु तो सबसे ज्यादा असुरक्षित होंगे इस मामले में। हाँ, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक सिस्टम अभी भी विकसित हो रहा होता है, वो इन टॉक्सिन्स को उतनी आसानी से प्रोसेस नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिलावट से फौरन कोई ड्रामेटिक सिम्टम्स नहीं दिखते और इसी वजह से ये प्रैक्टिस सालों तक बिना किसी की नज़र में आए चलती रहती है और धीरे धीरे पब्लिक हेल्थ को अंदर से खोखला करती है। तो इसे रोकने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम है भी या नहीं? भारत जैसे देश में जहां इतना दूध कंज्यूम होता है, कोई तो अथॉरिटी होगी। बिल्कुल है, कागज पर तो हमारा सिस्टम काफी मजबूत दिखता है। अच्छा। भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 है, जिसके तहत FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम करती है। और ये सिस्टम काम कैसे करता है? मतलब इसका प्रोसेस क्या है? देखिए, FSSAI का काम है नियम और स्टैंडर्ड्स बनाना। फिर राज्य सरकारें फूड सेफ्टी ऑफिसर्स नियुक्त करती हैं। इन ऑफिसर्स का काम होता है कि वो प्रोडक्शन यूनिट्स, ट्रांसपोर्ट पॉइंट्स और दुकानों से रैंडम सैंपल उठाएं। फिर सरकारी लैब्स में इन सैंपल्स की टेस्टिंग होती है और अगर कोई नियम तोड़ता हुआ पाया जाता है तो उस पर जुर्माना, लाइसेंस कैंसिलेशन या आपराधिक मुकदमा तक हो सकता है। दूध के लिए भी कुछ खास स्टैंडर्ड्स होंगे? हाँ, दूध के लिए भी FSSAI के खास स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे न्यूनतम फैट और SNF कितना होना चाहिए और कौन से एडिटिव्स पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। एक मिनट, ये SNF क्या होता है? ये मैंने कई बार सुना है। ये एक बहुत जरूरी पैमाना है। SNF का मतलब है सॉलिड्स नॉट फैट। सॉलिड्स नॉट फैट। हाँ, दूध में फैट के अलावा जो भी पौष्टिक तत्व हैं, जैसे प्रोटीन, लैक्टोज, मिनरल्स, वो सब SNF में आते हैं। अच्छा। असल में दूध की असली पौष्टिकता इसी से तय होती है। पानी मिलाने से दूध का SNF लेवल गिर जाता है, जिसे पकड़ना टेस्टिंग का एक मुख्य मकसद होता है। एक तरफ इतना मजबूत कानूनी ढांचा है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र वाला वीडियो। तो अगर कानून और नियम अपनी जगह पर हैं, तो फिर ये सिस्टम जमीन पर आकर काम क्यों नहीं कर पा रहा? कमी कहाँ है? लागू करने वालों में, हमारी लैब्स में, या कहीं और? इसके कई कारण हैं और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहली और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा सिस्टम रिएक्टिव है, प्रिवेंटिव नहीं। रिएक्टिव, नॉट प्रिवेंटिव। हाँ, मतलब हम घटना होने के बाद एक्शन लेते हैं, उसे होने से रोकने पर हमारा फोकस कम है। सैंपलिंग कभी कभार होती है और उसका समय भी प्रिडिक्टेबल होता है, तो मिलावट करने वाले आसानी से बच निकलते हैं। और जो इनफॉर्मल सप्लाई चेन है, उस पर लगातार निगरानी तो प्रैक्टिकली है ही नहीं। और अधिकारियों और लैब्स की भी कमी है, जैसा कि सोर्सेज बताते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत के विशाल बाजार के हिसाब से हमारे पास ट्रेन्ड फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की बहुत कमी है। कितनी कमी है, कोई अंदाजा? एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर 10 लाख लोगों पर शायद 1 या 2 ही फूड सेफ्टी ऑफिसर है, जबकि विकसित देशों में ये संख्या 10 गुना या उससे भी ज्यादा होती है। ओह, ये तो बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल, इतने बड़े बाजार पर नजर रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऊपर से हर जगह के लैब्स में एडवांस टेस्टिंग की सुविधा नहीं है और सैंपल एनालिसिस में देरी से सजा का डर और भी कम हो जाता है। मतलब पकड़े जाने का डर ही नहीं है? बेसिकली हाँ। यहाँ एक और बड़ा कारण है डेयरी सेक्टर का बहुत ज्यादा इनफॉर्मल होना। इनफॉर्मल मतलब? ज्यादातर दूध छोटे उत्पादकों और वेंडर्स से आता है, जो किसी फॉर्मल लाइसेंसिंग के दायरे में नहीं आते। इस बिखरे हुए सेक्टर को रेगुलेट करना इंस्टीट्यूशनली बहुत मुश्किल है। और आखिर में सबसे अहम बात, पेनल्टी टू प्रॉफिट रेशो। मतलब जुर्माना बहुत कम है। हाँ, मिलावट से होने वाले मुनाफे की तुलना में जुर्माना बहुत कम होता है, तो ये एक तरह से बिजनेस का खर्चा बन जाता है, कोई गंभीर डेटरेंट नहीं। तो महाराष्ट्र वाला केस असल में 3 कड़वी सच्चाइयां सामने लाता है। पहली, कि मिलावट की ये हरकतें सप्लाई चेन के भीतर सबको पता हैं, ये कोई अकेला अपराध नहीं है। दूसरी,
अपराधी ये मानकर चलते हैं कि उन्हें कोई पकड़ेगा नहीं। और तीसरी कि एक्शन तभी होता है जब जनता में गुस्सा फैलता है, जैसे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने के बाद रूटीन जांच से कुछ खास हासिल नहीं हो रहा। ये बात कि ये मामला सोशल मीडिया से सामने आया, ना कि किसी रेगुलेटरी जांच से, ये खुद सिस्टम की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सिस्टम खुद से इन समस्याओं को पकड़ने में सक्षम नहीं है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो अगर इस मिलावट को नहीं रोका गया तो इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? ग्राहकों के भरोसे का तो सवाल है ही। बिल्कुल। सबसे पहले तो ग्राहकों का डेयरी प्रोडक्ट से भरोसा उठ जाएगा। लोग दूध और उससे बनी चीजें खरीदने से डरने लगेंगे। इसका असर पूरी डेयरी इंडस्ट्री पर पड़ेगा। और हेल्थ पर? फिर पुरानी बीमारियों के कारण हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर बोझ बढ़ेगा। जब लोग सालों तक मिलावटी दूध पिएंगे तो किडनी, लिवर और पेट से जुड़ी बीमारियां बढ़ेंगी, जिसका खर्चा पूरे समाज को उठाना पड़ेगा। और जो ईमानदार दूध उत्पादक हैं, उनका क्या होगा? उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होगा। जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो मिलावट करने वालों से कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिलावट करने वाले कम दाम पर ज्यादा वॉल्यूम बेच सकते हैं। सही बात है। और अंत में भारत की पारंपरिक डेयरी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंच सकता है। लोग पैक्ड या इंपोर्टेड विकल्पों की तरफ जा सकते हैं, जिससे लोकल प्रोड्यूसर्स का बिजनेस खत्म हो सकता है। तो फिर समाधान क्या है? सिर्फ कुछ लोगों को गिरफ्तार करना या एडवाइजरी जारी करना काफी नहीं लगता। जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, ये सिंबॉलिक एक्शंस हैं जो सिर्फ एक केस को एड्रेस करते हैं, असली समस्या को नहीं। हमें कुछ बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव करने होंगे। आपने सही कहा। आगे का रास्ता कई कदमों से होकर गुजरता है। पहला और सबसे जरूरी कदम है सप्लाई चेन को फॉर्मल बनाना। फॉर्मल बनाना मतलब? इसका मतलब है डिजिटल खरीद, ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म और बिचौलियों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, ताकि गुमनामी खत्म हो। ट्रेसेबिलिटी से आपका क्या मतलब है? इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? सोचिए, अगर हर दूध के कैन पे एक QR कोड हो, जिसे स्कैन करके पता चल जाए कि ये किस गांव के किस कलेक्शन सेंटर से किस तारीख को आया है। अच्छा। जैसे ही कहीं कोई गड़बड़ी हो, आप सीधे सोर्स तक पहुंच सकते हैं। इसे ही ट्रेसेबिलिटी कहते हैं। इससे हर स्तर पर जवाबदेही तय होगी। दूसरा समाधान टेक्नोलॉजी से जुड़ा बताया गया है, रियल टाइम टेस्टिंग। हाँ, दूध कलेक्शन सेंटरों पर पोर्टेबल टेस्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ताकि मिलावट को डिस्ट्रीब्यूशन से पहले शुरुआत में ही पकड़ा जा सके। इससे समस्या को जड़ में ही खत्म किया जा सकता है। लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी महंगी नहीं है? क्या छोटे छोटे कलेक्शन सेंटर्स इसे अफोर्ड कर पाएंगे? ये एक जायज सवाल है। शुरुआत में सरकार को इसमें सब्सिडी देकर या कोऑपरेटिव्स के जरिए इसे लागू करने में मदद करनी होगी। लेकिन लंबे समय में इसका फायदा इसकी लागत से कहीं ज्यादा होगा। तीसरा कदम है सजा को और सख्त बनाना। पेनल्टी को मिलावट से होने वाले मुनाफे के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। सिर्फ जुर्माना नहीं? सिर्फ छोटा मोटा जुर्माना नहीं, बल्कि संपत्ति जब्त करना और लाइसेंस हमेशा के लिए बैन करने जैसे कड़े कदम उठाने होंगे। डर होना चाहिए कि अगर पकड़े गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जो असली जड़ है, यानी आर्थिक दबाव, उसे सुलझाना भी तो जरूरी होगा। और जब तक हम वो नहीं करते, तब तक ये बाकी सारे समाधान सिर्फ सतह पर काम करेंगे। अगर एक किसान को दूध की सही कीमत ही नहीं मिलेगी, तो सप्लाई चेन में कोई ना कोई मुनाफा कमाने के लिए शॉर्टकट ढूंढता ही रहेगा। बिल्कुल। इसीलिए किसानों को सही दाम देना बहुत जरूरी है। और आखिरी पॉइंट है ग्राहक को ताकत देना। ग्राहक को? वो कैसे? लोगों को आसान टेस्टिंग किट उपलब्ध कराना और शिकायत के लिए पारदर्शी प्लेटफॉर्म देना, ताकि जनता भी एक तरह से निगरानी कर सके। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? महाराष्ट्र का वो वीडियो सिर्फ एक कैमरे में कैद हुआ अपराध नहीं था। ये हमारे रेगुलेटरी सिस्टम की नाकामी, गलत आर्थिक प्रोत्साहनों और पब्लिक हेल्थ की अनदेखी की एक केस स्टडी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूध में मिलावट इसलिए नहीं हो रही कि हमारे पास कानून नहीं है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे सिस्टम की क्षमता और उसका डिजाइन बाजार की हकीकत से बहुत पीछे रह गया है। साफ दूध सुनिश्चित करना सिर्फ खाद्य मानकों का मामला नहीं है। यह उस देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य की जैविक नींव की रक्षा करने के बारे में है, जहां लाखों लोग रोजाना पोषण के लिए दूध पर निर्भर हैं। और इसी के साथ हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, जिस पर आप सोच सकते हैं। सोर्सेज में ग्राहकों को टेस्टिंग किट से सशक्त बनाने की बात की गई है। सोचिए, अगर हर घर अपने दूध का टेस्ट खुद कर सके, तो क्या यह सिस्टम पर किसी भी सरकारी एजेंसी से ज्यादा शक्तिशाली नियंत्रण स्थापित करेगा, या फिर यह सिर्फ सुरक्षा की जिम्मेदारी रेगुलेटर से हटाकर आम इंसान के कंधों पर डाल देगा?